गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग। मेरी आवाज अगर आप सभी तक पहुंच रही हो तो एक बार मुझे इन्फॉर्म कर दें। क्लास को शुरू करने से पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम डीपीएन सिंह है। मैं फैकल्टी साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इकोलॉजी इन्वायरमेंट पढ़ाता हूं। अभी आपकी क्लासेस में सुबोध आईएएस क्लासेस के माध्यम से बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी करने वाले जो प्रारंभिक परीक्षा के विद्यार्थी हैं उन्हें मैं जनरल साइंस की क्लासेस ले रहा हूं, जिसमें बायोलॉजी आपका कंप्लीट हो चुका है। केमिस्ट्री के फिर हम लोग अंतिम चैप्टर्स के नजदीक पहुंच रहे हैं। कल हमने पॉलीमर शुरू किया था। पॉलीमर में बहुत सारी बातें आप लोगों को बताई थी। उसमें हम लोगों ने लास्ट जो टॉपिक जहां खत्म किया था वो था हमारा थर्मोप्लास्टिक। देखिए, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग ये दो तरह के प्लास्टिक होते हैं। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो अगर हम थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की बात करें तो मैंने कल आपको बताया था कि एक ऐसा प्लास्टिक होता है जिसे एक बार अगर हीट कर दिया जाए और अगर इससे कोई एक नई संरचना अगर तैयार कर दी जाए तो पुनः अगर आप चाहें कि उस संरचना को गर्म करके पिघलाकर और एक नया आकार आप दे सकें तो बेटा ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है। तो जिसमें हम दोबारा एक बार अगर कोई स्ट्रक्चर प्रिपेयर कर दिया गया और दोबारा आप चाहें कि एक नया स्ट्रक्चर और तैयार करें पिघलाकर, तो ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है। उसे थर्मोसेटिंग कहा जाता है। उदाहरण भी मैंने बताया था कि बैकेलाइट और मेलामाइन इसके उदाहरण होते हैं। ठीक है। प्लास्टिक के बारे में बताया था कि एक ऐसा प्लास्टिक होता है जिसे आप बार बार गर्म करके बार बार ठंडा करके आप उससे एक नई संरचना आप तैयार कर सकते हैं। यानी दे बिकम सॉफ्ट ऑन हीटिंग एंड बिकम हार्ड ऑन कूलिंग। मतलब अगर उसको हीट करते हैं तो वह सॉफ्ट होता है और अगर उसे ठंडा करते हैं तो वह हार्ड होता है। तो उसे हम लोग थर्मोप्लास्टिक प्लास्टिक कहते हैं। तो दूसरा जो प्लास्टिक का प्रकार था उसे हम लोग प्लास्टिक कहते हैं। और थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण जो है पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉली एथिलीन, पॉली स्टाइरीन, टेफ्लॉन एटसेट्रा। ये सब क्या है? ये बेटा ये आपके प्लास्टिक के उदाहरण हैं। पॉलीविनाइल क्लोराइड। अगर इस पॉलीविनाइल क्लोराइड का अगर मोनोमर अगर आपसे पूछा जाए कि इसका मोनोमर क्या है, तो पॉलीविनाइल क्लोराइड का मोनोमर जो है विनाइल क्लोराइड है। पॉलीएथिलीन का मोनोमर एथिलीन है। पॉलीस्टाइरीन का मोनोमर स्टाइरीन है। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। ये आपके बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। टेफ्लॉन का मोनोमर क्या होता है? तो टेफ्लॉन का मोनोमर होता है टेट्राफ्लोरोएथिलीन। टेट्राफ्लोरोएथिलीन इसका मोनोमर होता है आपके टेफ्लॉन का। तो ये सब जो होते हैं ये थर्मोप्लास्टिक होते हैं बेटा। इनके बारे में आपको मैंने बताया। पॉलीथीन जो होता है, पॉलीथीन का मैंने आपको मोनोमर बताया है कि पॉलीथीन का मोनोमर जो होता है या एथीन होता है या पॉलीइथाइलिन का मोनोमर जो होता है
एथिलीन होता है। पॉलीविनाइल क्लोराइड का मोनोमर जो होता है ये विनाइल क्लोराइड होता है। कल मैंने बताया था इसका यूज पीवीसी पाइप्स और रेनकोट्स इत्यादि बनाने में किया जाता है। पीवीसी पाइप और रेनकोट्स इत्यादि बनाने में किया जाता है। इसका यूज जो है पीवीसी पाइप और रेनकोट इत्यादि बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये इसके यूजेस होते हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड के यूजेस होते हैं। ये कभी कभी आपके एग्जामिनेशन में पूछ लेता है। उसी तरीके से आपका टेफ्लॉन है बेटा। टेफ्लॉन का जो मोनोमर मैंने आपको बताया है, ये मैंने आपको भी बताया कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में ये आपसे पूछा जा चुका है। और जैसा कि आप सबको जानकारी है ही कि सुबोध आईएएस क्लासेस से मैं डीपीएन सिंह साइंस एंड टेक्नोलॉजी की क्लासेस आपकी ले रहा हूं, जिसमें जनरल साइंस जो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी करते हैं, जो बच्चे प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनकी क्लासेस जनरल साइंस की सुबोध आईएएस क्लासेस पे ली जा रही है। तो उसी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में यह क्वेश्चन पूछा गया है कि टेफ्लॉन का मोनोमर क्या होता है। तो टेफ्लॉन का मोनोमर जो है टेट्राफ्लोरो एथिलीन होता है। और बेटा ये टेफ्लॉन जो होता है कहां यूज होता है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। जो नॉन स्टिक बर्तन होते हैं ना, तो उस नॉन स्टिक बर्तन पर लेपन किया जाता है, इसकी कोटिंग की जाती है नॉन स्टिक बर्तन पर, ताकि जो तेल और मसाले जो हैं इसमें चिपके ना। तो ये टेफ्लॉन जो होता है नॉन स्टिकी यूटेंसिल्स बनाने में यूज किया जाता है। नॉन स्टिकी यूटेंसिल्स, नॉन स्टिकी यूटेंसिल्स प्रिपेयर करने में इसका प्रयोग किया जाता है। तो नॉन स्टिकी बर्तन जैसे तेल और मसाले ना चिपके, इसके लिए हम लोग टेफ्लॉन का प्रयोग करते हैं, कोटिंग करते हैं नॉन स्टिक बर्तन के चारों तरफ। इसके बाद बेटा पॉली एक्रिलिक नाइट्राइल होता है। पॉली एक्रिलिक नाइट्राइल होता है, ये क्या होता है इसके बारे में जान लें। पॉली एक्रिलिक नाइट्राइल, अगर हम पॉली एक्रिलिक नाइट्राइल की बात करते हैं या पॉली एक्रिलिक नाइट्राइड की बात करते हैं, तो इसका मोनोमर जो होता है एक्रिलो नाइट्राइल बोलते हैं। इसका मोनोमर जो होता है, मोनोमर एक्रिलोनाइट्राइल इसका मोनोमर होता है। एक्रिलोनाइट्राइल इसका मोनोमर कहा जाता है, यह चीज याद रखिएगा। मेरी आवाज आप सब तक पहुंच रही है बेटा? कि सभी लोग जुड़े हैं बेटा? जितने लोग आए हैं, कितने लोग जुड़े हैं? चंदन, चंदन जी को मेरी आवाज सुनाई दे रही है? अकेले हैं आप? ओके, तो ये जो मोनोमर बताया जा रहा है, ये पैन का मोनोमर जो बताया गया है, पैन का मोनोमर एक्रिलोनाइट्राइल होता है। और पैन जो होता है ना बेटा, ये वुलन क्लॉथ्स में इसका यूज किया जाता है, यूज्ड इन वुलन क्लॉथ्स। जो ऊनी कपड़े होते हैं उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। यह भी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में कई बार पूछा जा चुका है। इसके बाद नायलॉन 6 के बारे में एग्जामिनेशन में कई बार आया हुआ है। नायलॉन 6 क्या है? तो नायलॉन 6 जो होता है, इसके बारे में जान लीजिए कि ये जो होता है, ये फर्स्ट आर्टिफिशियल पॉलीमर है जो ह्यूमन द्वारा बनाया गया है। नायलॉन 6 इज द फर्स्ट
आर्टिफिशियल पॉलीमर दैट इज प्रिपेयर बाई ह्यूमंस। ये नायलॉन 66 जो है ये पहला आर्टिफिशियल बहुलक है, पॉलीमर है, जिसे मानव ने सबसे पहले इसे निर्मित किया है बेटा। इसका मोनोमर जो होता है एडिपिक एसिड होता है। मोनोमर ऑफ नायलॉन 66 अगर पूछा जाए कि नायलॉन 66 का मोनोमर क्या होता है, तो नायलॉन 66 का मोनोमर याद रखिएगा एडिपिक एसिड। एडिपिक एसिड होता है। एडिपिक एसिड प्लस हेक्सामिथाइल डाईएमीन होता है, प्लस हेक्सा मिथाइल डाईएमीन होता है। नायलॉन 66 का कभी भी अगर आपसे मोनोमर पूछा जाए तो नायलॉन 66 का मोनोमर जो होता है बेटा, ये बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं, याद रखिएगा। ये नायलॉन 66 का जो मोनोमर है ये एडिपिक एसिड और हेक्सामिथाइल डाईएमीन होता है। इसका फार्मूला आप लोग देख लीजिएगा, हालांकि एग्जाम में नहीं पूछा जाता है फार्मूला। एडिपिक एसिड और हेक्सामिथाइल डाईएमीन होता है। दिस इज द फर्स्ट आर्टिफिशियल पॉलीमर दैट इज प्रिपेयर बाय ह्यूमन। तो नायलॉन 66 का यूज कहां होता है? टायर्स बनाने में, और जो ब्रश होता है ब्रश बनाने में, और क्लॉथ्स बनाने में यूज किया जाता है। यूज्ड इन टायर्स, ब्रशेज, टायर बनाने में, ब्रशेस बनाने में और क्लॉथ्स बनाने में इसका यूज करते हैं। क्लॉथ्स कपड़े बनाने में इत्यादि में इसका यूज किया जाता है। इवन रोप वगैरह भी बनाया जाता है, रस्सी वगैरह बनाने में भी इसका यूज करते हैं, ये याद रखिएगा। तो ये जो होता है नायलॉन 66 होता है, ये आपके एग्जामिनेशन में कभी भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है बेटा नायलॉन 6। ये तो नायलॉन 66 होता है, ये तो नायलॉन 66 हो गया। नेक्स्ट है नायलॉन 6। ये जो नायलॉन 6 होता है इसका मोनोमर होता है कैप्रोलैक्टम। कैप्रोलैक्टम ये बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। नायलॉन 6 का अगर आपसे मोनोमर पूछा जाए तो इसका मोनोमर जो होता है वह होता है कैप्रोलैक्टम। कैप्रोलैक्टम, और इससे इसका यूज होता है रोप्स बनाने में। रोप्स यानी रस्सी बनाने में इसका यूज किया जाता है। इसका नायलॉन 6 का यूज किया जाता है। और ये जरूर याद रखिएगा कि ये जो नायलॉन 6 जो है, ये नायलॉन 6 जो होता है इसका मोनोमर जो होता है वह कैप्रोलैक्टम होता है। इसके बाद बेटा आपका टेरिलीन है। टेरिलीन नेक्स्ट है टेरिलीन। टेरिलीन, टेरिलीन को एक और नाम से जाना जाता है जिसे हम लोग डेक्रॉन कहते हैं या पॉलीएस्टर कहते हैं। डेक्रॉन या पॉलीएस्टर, डेक्रॉन भी इसे कहा जाता है, और याद रखिएगा इसे पॉलीएस्टर भी, पॉलीएस्टर भी कहा जाता है। तो टेरिलीन भी एक प्रकार का पॉलीमर होता है, और इसका अगर मोनोमर पूछा जाए तो टेरिप्थैलिक एसिड इसका मोनोमर होता है। इसका जो मोनोमर होता है टेरिप्थैलिक एसिड बोलते हैं। मोनोमर टेरिप्थैलिक एसिड
टेरिप्थैलिक एसिड, और एक और नाम होता है बेटा इथाइलिन प्लस ग्लाइकॉल। इसमें इथाइलिन प्लस ग्लाइकॉल ये जो होते हैं ये मोनोमर के रूप में यूज किए जाते हैं। अक्सर ये लोग इस पर चर्चा नहीं किया जाता है क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट तरीके का मोनोमर आपको देखने को मिलता है, लेकिन अगर कभी एग्जाम में आ जाए बेटा तो आप कैसे करेंगे, इसलिए मैंने इसको भी संग्रहित करके आपको देने का प्रयास किया है कि अगर आपसे पूछा जाए कि टेरिलीन, डेक्रोन या पॉलिएस्टर का मोनोमर क्या है, तो टेरिप्थैलिक एसिड एथिलीन प्लस ग्लाइकॉल से मिलकर यह टेरिलीन बनाया जाता है। और टेरिलीन जो होता है फर्स्टली यूज्ड इन इंग्लैंड और हेलमेट बनाने में यूज किया जाता है। फर्स्ट यूज्ड इन इंग्लैंड और इससे हेलमेट बनाया जाता है। तो ये टेरिलीन, डेक्रोन या पॉलिएस्टर जो होते हैं इसका मोनोमर है ये, और ये नायलॉन 66 के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब बेटा रबर के बारे में आपको पता ही है कि रबर जो होता है ये दो प्रकार का होता है, एक होता है नेचुरल रबर और एक होता है सिंथेटिक रबर। रबर जो होता है यह दो प्रकार का होता है, एक होता है नेचुरल रबर और एक होता है सिंथेटिक रबर। कभी कभी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि रबर प्लांट, रबर जिससे पाया जाता है उस रबर प्लांट का नाम क्या है। तो रबर जिस प्लांट से प्राप्त करते हैं उस रबर प्लांट का नाम है हीबिया ब्राजीलियंसिस। हीबिया ब्राजीलियंसिस, हीबिया ब्राजीलियंसिस जो है ब्राजील में ये प्लांट सब बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो हीबिया ब्राजीलियंसिस जो है यहां से, हीबिया ब्राजीलियंसिस से हम लोग रबर प्राप्त करते हैं। और रबर जो होता है दो प्रकार का होता है, एक नेचुरल रबर होता है और एक आर्टिफिशियल या सिंथेटिक रबर बोला जाता है। अगर कभी भी आपसे पूछा जाए कि ये जो नेचुरल रबर होता है इसका मोनोमर क्या है, मोनोमर, तो नेचुरल रबर का जो मोनोमर होता है वह होता है आइसोप्रीन। नेचुरल रबर का जो मोनोमर है वो होता है आइसोप्रीन और सिंथेटिक रबर का जो मोनोमर होता है वह होता है नियोप्रीन। सिंथेटिक रबर का जो मोनोमर होता है वह होता है बेटा नियोप्रीन। ये बहुत बार ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं बेटा, ध्यान दीजिएगा। आपसे ये भी पूछा गया कि रबर किस प्लांट से पाया जाता है, तो रबर जो है ये हीबिया ब्राजीलियंसिस से प्राप्त किया जाता है, एक प्लांट है। और ये दो प्रकार के रबर होते हैं, एक नेचुरल रबर होता है और एक सिंथेटिक रबर होता है। नेचुरल रबर जो है ये आपका, इसका मोनोमर है आइसोप्रीन और सिंथेटिक रबर जो है इसका मोनोमर होता है नियोप्रीन। और नियोप्रीन को बेटा क्लोरोप्रीन भी बोला जाता है। नियोप्रीन को एक और नाम से जाना जाता है क्लोरोप्रीन, क्लोरोप्रीन के नाम से भी नियोप्रीन को जाना जाता है, सिंथेटिक रबर बोलते हैं इसे। और एक बात और जान लीजिए, रबर का वल्केनाइजेशन करते हैं। अगर आपसे कभी पूछ लिया गया कि वल्केनाइजेशन किसे कहते हैं, तो आप लोग को याद करिए शुरुआत में ही मैंने बताया था, जब गैल्वेनाइजेशन बताया था कि नेचुरल रबर में जब हम सल्फर मिला देते हैं तो सल्फर मिलाकर जब हम उसे गर्म करते हैं और फिर उसे ठंडा करते हैं तो वो हार्ड हो जाता है। तो जो हार्ड रबर हो जाता है ना, उसका यूज हम लोग देखते होंगे आप लोग, बैटरी के चारों तरफ बैटरी जो रबर होता है वो बनाया जाता है, टायर बनाने में यूज किया जाता है। तो ऐसे रबर को जो हार्ड करने में जो प्रोसेस यूज किया जाता है उसी को बेटा बोला जाता है वल्केनाइजेशन। तो वल्केनाइजेशन ऑफ रबर क्या होता है, नेचुरल रबर को सल्फर मिलाकर हीट करते हैं, वल्केनाइजेशन ऑफ रबर।
वल्केनाइजेशन ऑफ रबर। अगर आपसे पूछा जा रहा है कि वल्कनीकरण, रबर का वल्कनाइजेशन क्या होता है, तो याद रखिएगा ये जो नेचुरल रबर है, इस नेचुरल रबर में को हम लोग हीट करते हैं सल्फर मिलाकर। सल्फर इसमें डालते हैं और सल्फर मिलाकर इसको हम लोग क्या करते हैं, हीट करते हैं। सल्फर इसमें 3 to 5% होता है और वल्केनाइज्ड रबर प्राप्त होता है। सल्फर 3 to 5% होता है और इसके द्वारा हमें वल्केनाइज्ड रबर प्राप्त होता है, जो क्या होता है, जो हार्ड होता है। तो इसी प्रोसेस को, जो नेचुरल रबर में हम लोग सल्फर मिलाते हैं और उसे हम लोग हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो इसी प्रोसेस को बेटा बोला जाता है वल्केनाइजेशन या वल्केनाइज्ड रबर। अब वल्केनाइज्ड रबर कैसे बनता है इसको देख लें। एक संरचना में बना रहा हूं। कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, इसी को बोला जाता है वल्केनाइज्ड रबर। ठीक है ना, ये संरचना आप देख रहे होंगे। तो वल्केनाइजेशन का मतलब आप लोग को पता चल गया होगा कि नेचुरल रबर में सल्फर मिलाकर जब हम लोग गर्म करते हैं तो जो रबर हार्ड हो जाता है, उसी प्रोसेस को हम लोग वल्केनाइज्ड रबर या वल्केनाइजेशन कहते हैं। तो वल्केनाइज्ड रबर जो होता है ये ऑटोमोबाइल्स टायर्स में यूज किया जाता है। जो वल्केनाइज्ड रबर जो होते हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए कि ऑटोमोबाइल्स टायर्स में इसका यूज किया जाता है, यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स टायर्स। तो जो ऑटोमोबाइल्स टायर्स होते हैं उनको बनाने में हम लोग वल्केनाइज्ड रबर का प्रयोग करते हैं। इसके बाद बेकेलाइट होता है बेटा। बेकेलाइट जो है फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड से मिलकर बना। ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जो बेकेलाइट जो आपका पॉलीमर है ये किससे मिलकर बना है। तो बेकेलाइट जो पॉलीमर होता है ये याद रखिएगा कि ये फिनॉल प्लस फॉर्मेल्डिहाइड, फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड से मिलकर बेकेलाइट का निर्माण होता है। तो बेकेलाइट का जो मोनोमर होता है, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है मेरे बच्चे, याद रखिएगा कि बेकेलाइट का अगर मोनोमर पूछा गया कि बेकेलाइट का मोनोमर क्या होता है, तो बेकेलाइट का मोनोमर यही होते हैं फिनॉल प्लस फॉर्मेल्डिहाइड। फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड एक बार नहीं, कम से कम 10 बार ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जामिनेशन में। किसी भी एग्जामिनेशन में, इवन यूपीएससी तक में ये पूछा गया क्वेश्चन है कि बेकेलाइट किससे बनाते हैं। तो बेकेलाइट जो होता है ये फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड से बनाते हैं। ये एक ओल्डेस्ट पॉलीमर है जिसका इलेक्ट्रिक स्विच या हैंडल्स ऑफ यूटेंसिल्स बनाने में यूज किया जाता है। यह एक ओल्डेस्ट पॉलीमर है जिसका यूज इलेक्ट्रिक स्विच और हैंडल्स ऑफ यूटेंसिल्स, बेटा हैंडल्स ऑफ यूटेंसिल्स, यानी आप इस बात को समझ रहे होंगे जो कुकर में कुकर वगैरह यूज करते हैं, तो वो कुकर के ऊपर जो हैंडल काले रंग का यूज करते हैं ना, तो वो जो काले रंग का जो हैंडल होता है वो इसी का बना होता है, बेकेलाइट का बना होता है। और जो इलेक्ट्रिक स्विच होते हैं ना, ये भी बेकेलाइट के बने होते हैं। और बेकेलाइट जो होता है ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है, जैसा मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं। ठीक है ना, ये बात क्लियर है? यहां तक कोई डाउट तो नहीं है बिटिया? ओके, नेक्स्ट जो है बेटा मेलामाइन। नेक्स्ट है मेलामाइन। मेलामाइन के बारे में भी एग्जाम में आता है। मेलामाइन क्या है? मेलामाइन, तो मेलामाइन भी एक प्रकार का थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है। यह भी मैं आपको बता चुका हूं। मेलामाइन जो एक प्रकार का थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है। अगर इसका मोनोमर पूछा जाए
तो मेलामाइन प्लस फॉर्मेल्डिहाइड इसका मोनोमर होता है। मोनोमर ऑफ मेलामाइन, मोनोमर ऑफ मेलामाइन। अगर मेलामाइन का मोनोमर पूछा जाए तो याद रखिएगा इसका मोनोमर होता है मेलामाइन प्लस फॉर्मेल्डिहाइड। तो मेलामाइन प्लस फॉर्मेल्डिहाइड, ये जो मोनोमर होते हैं ये मेलामाइन के मोनोमर होते हैं। और मेलामाइन से आप लोग को मालूम है अनब्रेकेबल, जो अनब्रेकेबल क्रॉकरीज के जो आइटम्स मिलते हैं वो बनाए जाते हैं इससे। अनब्रेकेबल क्रॉकरीज, अनब्रेकेबल क्रॉकरीज जो आप देखते होंगे मार्केट में, जो ये बर्तन वगैरह मिलते हैं, ये मेलामाइन के आप बनाए जाते हैं। तो मेलामाइन का जो मोनोमर्स होता है ना, ये मेलामाइन और फॉर्मेल्डिहाइड होता है। ये भी एक प्रकार का थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। इसके बाद बेटा आपको स्टार्च के बारे में बता दूं, स्टार्च क्या है। चलिए, स्टार्च हमें बताने से पहले आप बताइए कि स्टार्च क्या है। जल्दी बताइए बेटा, स्टार्च क्या है, मैं बताया हुआ हूं। स्टार्च क्या है जल्दी बताओ बेटा। हाँ, थोड़ा थोड़ा साउंड बढ़ाइए बेटा जरा। एक मिनट बेटा, एक मिनट। हाँ बताइए। वेरी नाइस। जैसे कार्बोहाइड्रेट का ये टाइप्स होता है। कार्बोहाइड्रेट जो होता है मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड एंड पॉलीसेकेराइड्स होते हैं। तो मोनोसेकेराइड्स में ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज होता है, और डाइसेकेराइड में सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज होता है। और पॉलीसेकेराइड जैसा कि आपने बताया, एकदम बहुत राइट आंसर है, स्टार्च, सेलुलोज और ग्लाइकोजन होता है। तो स्टार्च जो होता है एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है जो कई प्रकार के मोनोसेकेराइड से या डाइसेकेराइड से मिलकर बना होता है। तो इसका अगर मोनोमर पूछा जाए, मोनोमर ऑफ स्टार्च अगर आपसे पूछा जाए, मोनोमर ऑफ स्टार्च, तो अमाइलेज प्लस अमाइलोपेक्टिन होता है। अमाइलेज प्लस अमाइलोपेक्टिन, अमाइलेज प्लस अमाइलोपेक्टिन, इसको ग्लूकोज भी कहते हैं। दिस इज द मोनोमर ऑफ स्टार्च। अगर मोनोमर ऑफ स्टार्च पूछा जाए तो अमाइलेज और अमाइलोपेक्टिन से मिलकर बना होता है। और अमाइलेज का फंक्शन क्या होता है बेटा जल्दी बताओ। अमाइलेज इज अ टाइप ऑफ एंजाइम। What is the function of amylase? Tell me. Hurry up. Sir, it helps in the digestion of carbohydrates. Digestion of carbohydrate. Where he is found? Sir, it is found in pancreas and salivary gland. Very nice, beta. Very nice. Very good. Very good. I am proud of you. Thank you, beta. Very nice answer. Salivary amylase. सलाइवा में पाया जाता है। सलाइवा में सलेवरी अमाइलेज एंड पैंक्रियाज में पैंक्रियाटिक अमाइलेज। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। ईश्वर तुम्हें सफलता प्रदान करें। और ये जो स्टार्च होता है ना, ये इसके बारे में आपको बता दूं, जो कैप्सूल वगैरह हम लोग खाते हैं, उस कैप्सूल की कवरिंग जो होती है, कैप्सूल की कवरिंग बनाई जाती है इसी स्टार्च से। तो स्टार्च का यूज होता है कवरिंग ऑफ कैप्सूल्स। कैप्सूल की कवरिंग इससे किया जाता है स्टार्च से। नेक्स्ट है बेटा विस्कोज। विस्कोज एक आपका पॉलीमर होता है जिसका मोनोमर है सेल्यूलोज। विस्कोज
एक पॉलीमर है जिसका मोनोमर होता है सेल्यूलोज। सेल्यूलोज, कई सेल्यूलोज मिलते हैं तो विस्कोज का निर्माण करते हैं बेटा, और ये पैरासूट वगैरह होता है, पैरासूट बनाने में इसका यूज किया जाता है। पैरासूट में इसका यूज किया जाता है। विस्कोज के बाद जो लास्ट पॉलीमर जिस पर मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं, जो लास्ट पॉलीमर है वह है आर्टिफिशियल सिल्क। आर्टिफिशियल सिल्क है, आर्टिफिशियल सिल्क है, कृत्रिम रेशा बोला जाता है। तो जो आर्टिफिशियल सिल्क होता है बेटा, इसको हम लोग रेयॉन के नाम से जानते हैं। रेयॉन, ये इसका अदर नेम है रेयॉन, और इसका मोनोमर होता है सेलुलोज, और इसे फाइबर क्लॉथ्स इससे बनाया जाता है। इसका मोनोमर होता है सेलुलोज, और इसका यूज जो है फाइबर्स क्लॉथ्स इससे बनाए जाते हैं। तो ये है आपका आर्टिफिशियल सिल्क होता है, ये आपका विस्कोज होता है। तो ये मैंने आपको पूरा का पूरा एक तरह से पॉलीमर्स के बारे में आपको पूरी जानकारी दे दी बेटा। कहीं कोई डाउट तो नहीं है? No, sir. क्लियर हो गया ना पूरा पॉलीमर? Yes, sir. ओके, तो पॉलीमर का ये सेकेंड पार्ट जहां से हमने आपको बताना शुरू किया कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक, प्लास्टिक क्या होते हैं, ये आपको पूरा एग्जाम्पल के द्वारा मैंने इसको बता दिया कि कैसे कैसे ये क्या होते हैं, इनकी कहाँ यूजेस होते हैं। इनको आप देख लें, नोट डाउन कर लें, जरा पानी लें। नेक्स्ट, पॉली एक्रिलिक नाइट्राइट होता है। नाइट्राइल होता है जो मोनोमर होता है इसका, एक्रिलोनाइट्राइल यूज होता है वुलन क्लॉथ्स में। नायलॉन 6 है, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया, बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। नायलॉन 6 है, इसका भी मोनोमर कैप्रोलैक्टम, और टेरिलीन डेक्रॉन या पॉलिस्टर कहते हैं, मोनोमर है टेरिप्थैलिक एसिड, और इथाइलिन ग्लाइकॉल इसका मोनोमर है। इसका यूज इंग्लैंड में किया गया था, और हेलमेट बनाने में इसका यूज करते हैं। रबर क्या है, रबर के बारे में बता दिया गया। फिर आपका वल्केनाइजेशन ऑफ रबर, देन आफ्टर मेलामाइन, स्टार्च, विस्कोज और आर्टिफिशियल सिल्क क्या होता है इसके बारे में आपको बता दिया। ठीक है, तो ये आपकी एक तरह से आज की जो क्लास का जो पॉलीमर था वो पॉलीमर हमने कंप्लीट किया। और आप सबको पता ही है कि ये जो क्लास जो चल रही है, ये क्लास जो है सुबोध आईएएस क्लासेस के द्वारा बीपीएससी की क्लास चल रही है। और जो बच्चे मेरा नाम नहीं जानते हैं उन्हें मैं बता दूं कि मेरा नाम, ये मैं लिख रहा हूं, मेरा नाम डीपीएन सिंह है, और मैं बीपीएससी, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की जो प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी करते हैं बच्चे, प्रारंभिक परीक्षा की जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उन प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए जनरल साइंस की क्लासेस में ले रहा हूं सुबोध आईएएस क्लासेस से। तो नाम एक बार और सुन लें, सुबोध आईएएस क्लासेस पे जनरल साइंस की क्लास, डीपीएन सिंह मेरा नाम है, और मैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी दिल्ली मुखर्जी नगर में पढ़ाता हूं। और अभी सुबोध आईएएस क्लासेस से मैं आप लोगों की क्लासेस ले रहा हूं। ये क्लासेस जो हैं बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के प्रारंभिक परीक्षा की क्लासेस चल रही हैं, जिसमें हम बायोलॉजी आपकी कंप्लीट कर चुके हैं, और ये केमिस्ट्री की क्लास चल रही है। सुबोध